चलिए, कल हमने विश्व में कुछ महत्वपूर्ण देशों के कृषि प्रदेशों की बात की थी। इसमें अभी तक हमने यूएसए, कनाडा, फ्रांस, चीन, इन देशों के कृषि प्रदेशों की चर्चा की है। इसके बाद में कृषि प्रदेशों के रूप में महत्वपूर्ण जो देश हो सकते हैं उनमें एक हमें सोवियत रूस के कृषि प्रदेशों की भी बात करनी है। सोवियत रूस में अलग अलग भागों में हमें कौन कौन से मुख्य कृषि प्रदेश मिलते हैं। सबसे पहले हम सोवियत रूस का जो उत्तरी भाग है उसके बारे में ही बात कर लें तो ये जो उत्तर का क्षेत्र है ये तो हिमाच्छादित क्षेत्र है और टुंड्रा प्रदेश इसको जिसको आप नाम देते हैं, इस एरिया में लोग फसल उत्पादन नहीं करते हैं। यहाँ पशुपालन का कार्य ही है और उसमें भी मुख्य रूप से रेंडियर का पालन किया जाता है, जो कि इनकी सामान्य जरूरत है, मांस, ऊन, चमड़ा, इनके लिए। तो रेंडियर पालन यहाँ पर लोग करते हैं, पशुचारण का काम किया जाता है। इसके नीचे की जो पेटियां हैं उनमें आपको कुछ फसल उत्पादन की संभावनाएं देखने को मिलती है, जिनमें एक पटसन और राई का प्रदेश है। उसके अलावा गेहूं और जो राई का प्रदेश है। गेहूं में फिर दो कैटेगरी आपको अलग अलग मिलेगी, एक बसंतकालीन गेहूं की पेटी है और एक शीतकालीन गेहूं की पेटी है। इसके अलावा एक चाय का कृषि प्रदेश है, कुछ फिर से पशुचारण के एरिया हैं पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें जो बड़े कृषि पेटियां बीच में आती हैं उनमें फसल उत्पादन का काम मुख्य है और उसमें भी अगर देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो आपको इसकी बसंतकालीन पेटी में भी मिलता है और शीतकालीन पेटी में भी देखने को मिलता है। तो एक एक एरिया के अनुसार हम बात करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से भाग में किस किस प्रकार के कृषि का वितरण हुआ है। ये जो कृषि प्रदेश है सबसे उत्तर में, ये तो है कौन सा? टुंड्रा प्रदेश। सोवियत रूस को भी अलग अलग विद्वानों ने कृषि प्रदेशों में विभक्त किया। कुछ ने 8 में, कुछ ने 9 में, कुछ ने 16 में, 22 में, लेकिन हम इसमें भी एक सामान्य वर्गीकरण की ही बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये लिख लीजिए किस व्यक्ति ने कितने भागों में बांटा है। हेडिंग डाल लीजिए सोवियत रूस के कृषि प्रदेश। पहला बिंदु लिखिए, विभिन्न विद्वानों ने सोवियत रूस को अलग अलग संख्या में कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। अलग अलग संख्या में कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। जैसे पहला लिखिए, ग्रेगरी ने 22 कृषि प्रदेशों में
ग्रेगरी ने 22 कृषि प्रदेशों में, सोलोबेव व कार्पोव ने 16 कृषि प्रदेशों में, एटलस सेल्स कोगो सोवियत संघ, इसमें 8 कृषि प्रदेशों में, एटलस सेल्स कोगो सोवियत संघ में 8 प्रदेशों में, और हम यदि भौतिक विशेषताओं की बात करें, जलवायु कैसी है, मृदा, धरातल का प्रकार, इनके आधार पर देखा जाए तो सोवियत रूस को 9 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। तो नीचे लिख लीजिए भौगोलिक विशेषताओं, भौगोलिक विशेषताओं जैसे जलवायु, जलवायु, धरातल का स्वरूप आदि के आधार पर, आदि के आधार पर निम्न 9 प्रदेशों में, निम्न 9 प्रदेशों में विभक्त किया गया है। निम्न 9 प्रदेशों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तरी टुंड्रा एरिया की, जो इसके अंतर्गत लगभग कृषि का जो एरिया उसमें से 15% एरिया आता है। पशुपालन का काम यहाँ पर मुख्य रूप से, और उसमें भी जो लोग पालते हैं वो है क्या, रेंडियर का पालन किया जाता है, जो यहाँ के लोगों की ऊन, मांस, चमड़ा आदि की जरूरतें पूरी करता है। तो पहला कृषि प्रदेश लिखिए उत्तरी टुंड्रा प्रदेश। लिखिए इसके अंतर्गत रूस का, इसके अंतर्गत रूस का 15% भाग आता है। इसके अंतर्गत रूस का 15% भाग आता है। जो फसल उत्पादन हेतु, जो फसल उत्पादन हेतु अनुपयुक्त व अनुपजाऊ है। फसल उत्पादन हेतु अनुपयुक्त व अनुपजाऊ है। लिखिए इस प्रदेश को 3 उपभागों में, 3 उपभागों में बांटा गया है। टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोगों का आप जनजीवन देखें तो उनमें आप ऐसा देखते हैं कि वो तटीय भागों में कुछ लोग मछलियों का शिकार करते हैं। तो एक तो मछली शिकार का प्रदेश है, एक रेंडियर पालन का प्रदेश है, और कहीं कहीं पर आपको जहां पर बर्फ पिघली हुई है वहां पर वन और घास का प्रदेश मिलता है।
तो पहला उपभाग लिख लिए, मछली शिकार प्रदेश, मछली शिकार प्रदेश। दूसरा लिखिए रेंडियर प्रदेश, रेंडियर प्रदेश। और इसके सामने लिख लीजिए मांस, चमड़ा व ऊन हेतु, मांस, चमड़ा व ऊन हेतु। और तीसरा लिखिए वन घास प्रदेश, वन घास प्रदेश। इसके बाद में इस पेटी से हम थोड़ा दक्षिण में चलेंगे। तो यहां रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में इस पेटी में हमें एक तो फ्लेक्स, पटसन, राई और उसके अलावा डेयरी कार्य देखने को मिलता है। ये जो हिस्सा है वो वैसे देखा जाए तो रूस का इस तरफ का भाग है, जो कि वैसे हम यूरोप में बात करें तो पूर्वी यूरोप का हिस्सा है ऐसा कह दें, या रूस में बात करें तो रूस का पश्चिमी हिस्सा जो कि थोड़ा ज्यादा आबाद है, जहां पर आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक है और डेयरी जो उत्पाद है उनकी खपत भी उस तरफ आपको देखने को मिलती है। तो उस एरिया में हम राई का उत्पादन करते हैं, पटसन का उत्पादन करते हैं और डेयरी प्रदेश है। थोड़ा इस एरिया में अगर हम वनों की बात करें तो यहाँ कोणधारी जंगल पाए जाते हैं, और वो इस टुंड्रा पेटी के नीचे नीचे आप देखें तो पूरे एरिया में टेगा वन या कोणधारी या शंकुधारी वन ही पाए जाते हैं। लेकिन इस तरफ के लोगों ने उन कोणधारी वनों को साफ करके और वहां पर राई का उत्पादन, फ्लेक्स का उत्पादन और डेयरी कार्य ये शुरू कर दिए हैं। बाकी इन भागों में अभी भी आपको टेगा वन या कोणधारी वन देखने को मिलते हैं। तो दूसरा प्रदेश लिखिए फ्लेक्स, राई व डेयरी प्रदेश। फ्लेक्स, राई व डेयरी प्रदेश लिखिए यह है रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह है रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। जहां स्लाव लोगों द्वारा, यहां के जो निवासी हैं स्लाव लोगों द्वारा कोणधारी वनों को साफ कर, कोणधारी वनों को साफ कर इसे कृषि कार्य हेतु उपयुक्त बनाया है। उपयुक्त बनाया है। इससे आगे चलेंगे तो इससे लगती हुई ये पेटी और लगभग जिसका विस्तार इन पूर्वी भागों तक आपको देखने को मिलता है। इस पेटी में हमें बसंत काल में गेहूं का उत्पादन देखने को
मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर के भागों में तो लगातार बर्फ रहती है। यहां पर भी शीतकाल काफी ज्यादा कठोर रहता है, इसलिए बसंत काल में गेहूं का उत्पादन होता है। बसंतकालीन गेहूं के साथ साथ में ये इससे ऊपर की पेटी में जो कि पटसन और राई फ्लेक्स लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, पटसन, राई, चुकंदर, इनकी कृषि इस एरिया में की जाती है। ये स्टेपी प्रदेश है और इस तरफ हम वोल्गा नदी से लेकर देखें तो यूराल पर्वत का जो पर्वतपदीय भाग है वहां तक इसका विस्तार थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद में भी आपको बसंतकालीन गेहूं की पेटी का विस्तार देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो गेहूं का उत्पादन होता है वो इस स्टेपी घास के मैदानों में वोल्गा नदी से लेकर यूराल पर्वत के निचले भागों में, पर्वतपदीय भागों तक देखने को मिलता है। लिखिए तीसरी पेटी, बसंतकालीन गेहूं पटसन, राई व चुकंदर कृषि प्रदेश। लिखे इसके अंतर्गत वोल्गा नदी से लेकर यूराल पर्वत के पर्वतपदीय भागों तक का क्षेत्र आता है। पर्वतपदीय भागों तक का क्षेत्र आता है। आगे लिखिए, यहां शीतकाल अत्यधिक कठोर होता है। शीतकाल अत्यधिक कठोर होता है, इसलिए बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इससे लगती हुई जो नीचे की पेटी है, इस पूरे एरिया में भी गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन ऊपरी भागों में तो होता है मात्र शीतकाल, बसंत काल में। इस क्षेत्र में देखा जाए तो पूरे साल भर गेहूं का ही उत्पादन होता है। शीतकाल में भी होता है और बसंत काल में भी होता है। तो ये जो पेटी है उसको हम शीतकालीन गेहूं व बसंतकालीन गेहूं की पेटी भी कहते हैं। ये स्टेपी प्रदेश का मुख्य भाग है और दो फसलों के रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा गेहूं हमें प्राप्त होता है इसी पेटी से, और इसीलिए हम इस एरिया की या सोवियत रूस की ब्रेड बास्केट के नाम से इस पेटी को जानते हैं। यहां रूस की रोटी की टोकरी के नाम से इसको जाना जाता है। लिखिए, शीतकालीन गेहूं व बसंतकालीन गेहूं की पेटी।
शीतकालीन गेहूं व बसंतकालीन गेहूं की पेटी। लिखिए इसके अंतर्गत स्टेपी प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है। स्टेपी प्रदेश का पश्चिमी भाग आता है जो डॉन व कुबोन नदियों का क्षेत्र है। आगे लिखिए यहां शीतकाल व बसंतकाल दोनों में ही गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दोनों में ही गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तथा अत्यधिक गेहूं उत्पादन के कारण इसे सोवियत रूस की रोटी की टोकरी कहा जाता है। सोवियत रूस की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसके नीचे की हम एक पेटी देखें तो उसमें हमें केवल पशुपालन ही देखने को मिलता है। केवल चारागाह हैं और उनमें भेड़ पालन किया जाता है। तो इस पेटी को हम नाम दे सकते हैं कौन सी? चारागाह पेटी या चारागाह प्रदेश। फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है और अधिकांश लोग यहाँ पर भेड़ का पालन करते हैं जिसका उपयोग मांस, चमड़ा आदि के लिए किया जाता है। तो ये शीतकालीन और बसंतकालीन गेहूं की पेटी के दक्षिण में समानांतर रूप से स्थित है। लिखिए चारागाह पेटी। लिखिए यह शीतकालीन व बसंतकालीन गेहूं की पेटी के दक्षिण में स्थित है। जो फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त नहीं है तथा यहां मांस व ऊन हेतु भेड़ पालन किया जाता है। मांस व ऊन हेतु भेड़ पालन किया
जाता है। इसके नीचे की पेटी में यदि देखें तो यहां काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है और इस काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में हमें फिर से पशुपालन ही देखने को मिलता है। यहां पर जो ऊंचे ढाल वाले भाग हैं उनके ऊपर भेड़ पालन किया जाता है। काकेशस व ट्रांस काकेशस कृषि प्रदेश। लिखिए काकेशस व ट्रांस काकेशस पर्वतीय कृषि प्रदेश। लिखिए यहां ऊंचे भागों में भेड़ व अन्य पशु पाले जाते हैं। तथा निचले भागों में सहायक फसलें उगाई जाती हैं। सहायक फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद में इस एरिया में यदि हम इसमें काला सागर से लेकर तुर्की की सीमा तक चलें तो ये जो कृषि प्रदेश है इसको हम कहते हैं उपोष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश। उपोष्ण आर्द्र कृषि प्रदेश चाय की कृषि के लिए यहां पर प्रसिद्ध है। और इस तरफ यदि बात की जाए तो यहां पर ये जो कृषि प्रदेश है ये है उपोष्ण शुष्क प्रदेश। तो इस तरफ एक है उपोष्ण आर्द्र प्रदेश और इस तरफ वाला है कौन सा, उपोष्ण शुष्क प्रदेश। पहले लिखे उपोष्ण आर्द्र प्रदेश। उपोष्ण आर्द्र प्रदेश लिखिए यह है काला सागर से लेकर तुर्की की सीमा तक स्थित है। यहां चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन किया जाता है। यदि हम इस उपोष्ण शुष्क प्रदेश को देखें तो ये रूस का सबसे
दक्षिणी भाग है, सुदूर दक्षिणी भाग। वर्षा की मात्रा यहाँ पर वैसे कम ही रहती है और कम वर्षा वाले भागों में भी बिना सिंचाई के यहाँ पर कृषि की जाती है, जिसको हम बोगनी कृषि के नाम से जानते हैं। एक भेड़ पालन भी यहाँ पर फसल उत्पादन के साथ साथ किया जाता है। काराकुल भेड़ों का पालन भी इसी एरिया में आपको देखने को मिलता है। तो अगला कृषि प्रदेश लिखिए, उपोष्ण शुष्क प्रदेश। उपोष्ण शुष्क प्रदेश लिखिए, यह है सोवियत रूस के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। यहां ऊंचे भागों में फसलों की असिंचित कृषि की जाती है। असिंचित कृषि की जाती है, जिसे बोगनी खेती कहा जाता है। जिसे बोगनी खेती कहा जाता है। और आगे लिखिए, तथा यहां काराकुल भेड़ों का पालन भी किया जाता है। रूस का यदि हम सबसे पूर्वी भाग देखें तो ये जो सुदूर पूर्वी भाग है, ये आमूर नदी का बेसिन है। वैसे फसल उत्पादन हेतु इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आमूर प्रदेश। नेक्स्ट लिखिए, आमूर कृषि प्रदेश। लिखिए, यह है रूस के सबसे पूर्व में आमूर घाटी में स्थित प्रदेश है। जो फसल उत्पादन हेतु विशेष महत्व नहीं रखता है। तो ये सारी जानकारी हुई भौगोलिक वातावरण, जलवायु का प्रभाव और धरातलीय स्वरूप के अनुसार रूस के जो कृषि प्रदेश हैं, 9 कृषि प्रदेश, उनके बारे में हमने बात की। सबसे उत्तरी भाग है ये टुंड्रा प्रदेश है, जिसमें कुछ लोग मछलियों का शिकार करते हैं, कुछ वन और घास क्षेत्र पाया जाता है और ज्यादातर लोग रेंडियर का पालन करते हैं, जो मांस, चमड़ा और ऊन के काम में आता है। इसके बाद में इसके दक्षिण में यहाँ कुछ दूरी में कोणधारी जंगलों को साफ करके स्लाव लोगों ने फ्लेक्स या पटसन और राई का उत्पादन किया और कुछ डेयरी उत्पाद भी यहाँ पर, डेयरी पशुपालन भी किया।
उसके नीचे की जो पेटी है वो गेहूं के लिए है, लेकिन शीतकाल में हिमपात के कारण केवल बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये बसंतकालीन गेहूं की पेटी है, और साथ ही राई का उत्पादन भी होता है। दूसरी सीजन में हम पटसन का उत्पादन भी देख लेते हैं, कुछ चुकंदर भी है। उसके नीचे की पेटी में शीतकाल और बसंत काल दोनों में हमें गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है, और बहुत ज्यादा गेहूं के उत्पादन के कारण हम इसको रूस की रोटी की टोकरी कह देते हैं। उसके नीचे की जो समानांतर पट्टी है ये केवल पशुपालन के लिए जानी जाती है, जहां पर अधिकांश मांस और ऊन हेतु भेड़ पालन किया जाता है। काकेशस पर्वतीय प्रदेश में भी ऊंचे भागों में भेड़ और अन्य पशु पाले जाते हैं, और कुछ सहायक फसलें उगाई जाती हैं, मिश्रित कृषि की जाती है। इसके इस तरफ काला सागर से तुर्की के बीच में ये उपोष्ण जो आर्द्र प्रदेश है, इसमें पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती की जाती है। ये उपोष्ण शुष्क प्रदेश है जो रूस के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां पर बिना सिंचाई के भी शुष्क जलवायु वाले भागों में खेती की जाती है और कुछ भेड़ पालन भी किया जाता है। पूर्वी जो भाग है वो है आमूर नदी का बेसिन। इसमें भी हमें कोई ज़्यादा जनसंख्या नहीं मिलती और ज़्यादा कृषि कार्य के लिए उपयोगिता भी नहीं मिलती। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा महत्व वाली जो पेटियां हैं उनमें गेहूं की पेटियां ही हैं, जिनमें एक तो है बसंत काल की और एक शीतकाल और बसंत काल की गेहूं की पेटी। ये थोड़ी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलती है। अन्य कुछ देशों में यदि बात की जाए तो थोड़े जिस तरीके के देशों की हमने बात की उस हिसाब से कुछ चर्चा जापान की भी कर सकते हैं। जापान में वैसे कृषि प्रदेशों के बारे में कोई बहुत ज्यादा सीमांकन या विस्तार की बातें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। जो पीछे वाला वो उतारा नहीं था क्या? बना लिए। एक संक्षिप्त सा विवरण इसके बाद में हम जापान के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो जापान औद्योगिक कार्यों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चावल का उत्पादन है, उसके लिए जापान जाना जाता है। और उसमें भी कई जगह ऐसी कंडीशन है जो धान के लिए उपयुक्त या चावल के लिए उपयुक्त है भी नहीं, वहाँ पर भी उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एशिया के पूर्व में इसका जो विस्तार है वो द्वीपीय देश के रूप में है, और जिसमें सबसे बड़े द्वीप के रूप में आप देखते हैं हॉन्शु है, इधर होक्काइडो है, क्यूशु और शिकोकू, इनकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। कुल मिलाकर जापान को हम मोटे तौर पर 4 प्रदेशों में बांट सकते हैं। एक तो है इसकी कृषि की केंद्रीय पेटी, केंद्रीय मंडल। दूसरा है एक परिधीय पेटी या परिधीय मंडल। तीसरा है एक सीमांत पेटी या सीमांत मंडल। और चौथा जो इसका एरिया है वो है होक्काइडो प्रदेश। तो जो होन्शु द्वीप है उसके ऊपर ही आपको अधिकांश ये पेटियों का विस्तार मिलता है। ये औद्योगिक कार्यों के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और कृषि में भी देखा जाए तो अधिकांश जो पेटियां हैं वो होन्शु द्वीप के ऊपर ही विस्तृत है, या आपको कुछ जो विस्तार है वो मिलता है किस पर, क्यूशु द्वीप पर। इसमें जो केंद्रीय मंडल है, केंद्रीय पेटी है, उसमें होन्शु द्वीप के क्वांटो और किंकी मैदानों का क्षेत्र आता है। मुख्यवर्ती इस पेटी में क्वांटो मैदान का और
किंकी मैदानों का प्रदेश आता है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो क्यूशु द्वीप में भी आपको एक क्षेत्र ये केंद्रीय मंडल में देखने को मिलता है, यानी केंद्रीय पेटी या केंद्रीय मंडल इन्हीं द्वीपों के ऊपर फैली हुई है केंद्रीय भागों में। ये जो केंद्रीय मंडल है ये गहन कृषि का क्षेत्र है। ऐसा मान लीजिए कि जापान में जो कृषि के लिए सबसे ज्यादा जिस इलाके को हम जानते हैं वो कौन सा है, केंद्रीय मंडल ही है। तो ये किस प्रकार की कृषि का क्षेत्र है, गहन कृषि का क्षेत्र है। और विशेषकर यहाँ उत्पादन भी होता है, वो किसका होता है, चावल का उत्पादन होता है। यहाँ पर मुख्य मैदानी भाग जो इसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं उनमें क्वांटो मैदान है और किंकी मैदान है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि क्यूशु का भाग भी इसमें आता है, कुछ शिकोकु एरिया और आसपास के जो भाग हैं होकुरिकु, इन सब में आपको चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। निवेश की मात्रा जिसमें ज़्यादा है और पर हेक्टेयर उपज यहाँ पर चावल की काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होती है इस केंद्रीय पेटी में। तो हेडिंग डालिए जापान के कृषि प्रदेश। लिखिए जापान को मुख्यतः है, जापान को मुख्यतः है 4 कृषि मंडलों में 4 कृषि मंडलों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला मंडल लिखिए केंद्रीय मंडल। लिखिए इसका मुख्य विस्तार होन्शु तथा क्यूशु द्वीप पर है। इसका मुख्य विस्तार होन्शु तथा क्यूशु द्वीप पर है। अगला बिंदु लिखिए यह है गहन कृषि का प्रदेश है। जिसे जापान की कृषि का हृदय स्थल जापान की कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। जापान की कृषि का हृदय स्थल कहा जाता है। आगे लिखिए यहां चावल की गहन कृषि की जाती है। तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। अधिक प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य क्षेत्र हैं मैदानी भाग, उनमें क्वांटो है, किंकी है, इसके अलावा तोकाई, तोशान, होकोरिकु, ये मुख्य क्षेत्र आते हैं किस मंडल में, केंद्रीय मंडल में। लिखिए इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल है। इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल है। लिखिए क्वांटो, क्वांटो मैदान, किंकी मैदान, इसके अलावा देखें तो क्यूशू का उत्तरी भाग है, तो हम लिख सकते हैं उत्तरी क्यूशू, क्वांटो मैदान, किंकी मैदान, उत्तरी क्यूशू, तोकाई, तोकाई, तोशान और होकोरिकू। होकोरिकू। तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्व जिस बेल्ट का है वो यही है, केंद्रीय मंडल, जिसको जापान की कृषि का हम हृदय कहते हैं। चावल की गहन कृषि आपको यहां पर मिलती है। उसके बाद में जो परिधीय मंडल है, इसमें हमें गहन कृषि देखने को नहीं मिलती है। यहां पर मक्का की और ज्वार की, इन फसलों की कृषि की जाती है। क्यूशू का हम देखें तो इसमें मध्यवर्ती भाग आता है, मध्य क्यूशू। इसके अलावा शिकोकू का दक्षिणी भाग आता है, काई, हिदा, ये सब क्षेत्र शामिल हैं किसमें? परिधीय मंडल में। तो दूसरा मंडल लिखिए, परिधीय मंडल, परिधीय मंडल। लिखिए इसमें गहन कृषि नहीं की जाती है। तथा फसल उत्पादन के रूप में, फसल उत्पादन के रूप में मक्का एवं ज्वार का उत्पादन, फसल उत्पादन के रूप में मक्का एवं ज्वार का उत्पादन किया जाता है। मक्का एवं ज्वार का उत्पादन किया जाता है। आगे लिखिए, इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र शामिल है। निम्न क्षेत्र शामिल है। लिखिए मध्य क्यूशू, दक्षिणी शिकोकू, दक्षिणी शिकोकू, काई, काई, हिदा, सैनिन, काई, हिदा, सैनिन आदि। इसके अलावा तीसरे प्रदेश की यदि बात करें तो तीसरा प्रदेश है कौन सा? सीमांत मंडल, जिसमें जनसंख्या कम निवास करती है। और सीमांत मंडल का भी कृषि के लिए हमें कोई खास महत्व देखने को नहीं मिलता है। इसके अंतर्गत आता है क्यूशू प्रदेश का ये सबसे दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी क्यूशू, हम अकेले क्यूशू को ही यदि बात करें तो क्यूशू का उत्तरी भाग केंद्रीय मंडल में, मध्यवर्ती भाग परिधीय मंडल में, और दक्षिणी भाग किसमें? सीमांत मंडल में आता है। दक्षिणी क्यूशू के अलावा इसमें लोहोकू,
ये एरिया आता है, और कुछ होन्शु के सीमावर्ती भाग और क्यूशु के, इनके इसके अंतर्गत शामिल होते हैं सीमांत मंडल में। लिखिए सीमांत मंडल। लिखिए यह कम जनसंख्या वाला प्रदेश है। कम जनसंख्या वाला प्रदेश है जो कृषि की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। आगे लिखिए इसके अंतर्गत दक्षिणी क्यूशु, व लोहोकु क्षेत्र, दक्षिणी क्यूशु व लोहोकु क्षेत्र आते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो चौथा मंडल है वो है कौन सा? ये होक्काइडो। होक्काइडो मंडल काफी उत्तर में है और जहां पर तापमान काफी नीचा रहता है। तो नीचे तापमान के कारण यहां पर चावल का उत्पादन संभावित नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहां भी संभावना थोड़ी बहुत मिलती है वहां पर उत्पादन होता किसका है? यहां पर चावल का ही। तो विपरीत स्थितियों में भी यहां पर कुछ चावल उत्पादित किया जाता है। लिखिए होक्काइडो मंडल। लिखिए यह है जापान के सबसे उत्तरी भाग में, होक्काइडो द्वीप का क्षेत्र है। जहां प्रतिकूल स्थितियों में चावल का उत्पादन किया जाता है। प्रतिकूल स्थितियों में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी विशेषताएं हमने देखी जापान के कृषि प्रदेशों की, और जितने हमने देशों की बात की उसमें विश्व के कुछ मुख्य देश जो कृषि के लिए जाने जाते हैं वो आ चुके हैं, जिसमें यूएसए, कनाडा, फ्रांस, सोवियत रूस, चीन और जापान की हमने बात की। कृषि के लिए जो देश महत्व रखते हैं उनमें भारत भी है, लेकिन भारत में जो कृषि प्रदेशों का सीमांकन है वो इतना आसान नहीं है। आप भारत में देखेंगे तो कृषि फसलों के रूप में आपको मिश्रण काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। मोटे तौर पर भारत को विभाजित किया जा सकता है, जैसे उत्तरी भारत गेहूं का प्रदेश और दक्षिणी और पूर्वी भारत चावल का प्रदेश, ये मोटे तौर पर विभाजन किया जा सकता है। मध्यवर्ती कुछ भागों में हमें मक्का का उत्पादन मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी इसका जो भाग है महाराष्ट्र, गुजरात का, वो कपास के लिए जाना जाता है, तो वो कपास का प्रदेश। और इसके अलावा जो फसलें हैं उनका वितरण काफी ज्यादा है। जैसे गन्ना अगर हम बात करें तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में है, जिसका बहुत ज्यादा विस्तार उत्तर के मैदानों में है, लेकिन दक्षिण के समुद्र तटीय भागों तक भी उसका विस्तार है। पश्चिमी मरुस्थल में और इससे लगते हुए राज्यों में बाजरा का हमें उत्पादन देखने को मिलता है। दालों का अगर उत्पादन देखा जाए तो वो काफी ज्यादा
बिखरा हुआ है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की दालों का उत्पादन किया जाता है। मध्य भारत में अलसी, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, इनका उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। और पश्चिमी मरुस्थल की और उत्तर के हिमालय प्रदेश की बात करें तो ये पशुचारण के प्रदेश भी हैं, जिनमें घुमक्कड़ पशुचारण या ऋतुओं के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए पशुपालन या पशुचारण किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्वतीय ढाल और दक्षिणी भारत के कुछ पर्वतीय ढाल ये बागानी कृषि के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें उत्तरी पूर्वी भागों में चाय का उत्पादन प्रमुख है। दक्षिण में भी चाय के साथ में कुछ कॉफी और मसालों की कृषि की जाती है। तो वैसे भारत में हमें इस तरीके के प्रादेशिकरण की बड़े स्तर पर जरूरत तो नहीं पड़ती। हमें किसी फसल के बारे में पूछ लिया जाए कि ये उत्पादन भारत के कौन से भाग में, तो वो आसानी से बताया जा सकता है। फिर भी भारत जैसे देश में कई लोगों ने कोशिशें की हैं कृषि प्रादेशिकरण की, तो उसमें हम केवल ये देख लें कि ऐसा प्रयास किसके द्वारा किया गया है। भारत के लिए कृषि प्रादेशिकरण का काम सबसे पहले पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने किया है। इन्होंने मोटे तौर पर भारत को 4 वृहत प्रदेशों में बांटा है। उन 4 वृहत प्रदेशों में एक तो हिमालय का प्रदेश है, उसके बाद में देखा जाए तो शेष भारत में उन्होंने आर्द्र, उपार्द्र, शुष्क इस आधार पर कृषि प्रदेशों का वितरण देखा और बाद में इन प्रदेशों को उसने उपभागों में बांटा। तो उपभागों में बांटा, वहां पर कुछ राज्यों के अलग अलग भागों के नाम दे दिए गए और कुछ फसलों के आधार पर उन्होंने और उपभागों में बांटा। तो 4 वृहत प्रदेश बताए। फिर इनको इन्होंने 21 मध्यम प्रदेशों में विभक्त किया और 60 लघु प्रदेशों में विभक्त करने का कार्य किया। लेकिन उन सभी 60 प्रदेशों को हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम अधिकांश विशेषताओं से जानकारी रखते हैं कि कौन से एरिया में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमें कृषि प्रादेशिकरण का जो टर्म है उसके संदर्भ में इतना ध्यान रखना है कि भारत के लिए ऐसा प्रयास सबसे पहले किसने किया था। तो लिखिए, भारत के कृषि प्रादेशिकरण का सर्वप्रथम प्रयास पी सेन गुप्ता व जी सदाशिव द्वारा 1968 में किया गया था। आगे लिखिए, इन्होंने भारत को चार वृहत प्रदेशों कोमा 21 मध्यम प्रदेशों, 21 मध्यम प्रदेशों व 60 लघु प्रदेशों में 60 लघु प्रदेशों में विभक्त किया है। 60 लघु प्रदेशों में विभक्त किया है।
ये जो 4 वृहत प्रदेश हैं, इनकी यदि हम बात करें तो उन्होंने एक तो नाम बताया है, कौन सा? हिमालयी कृषि प्रदेश। दूसरा एक नाम दिया है शुष्क प्रदेश। एक है उपार्द्र जलवायु वाला प्रदेश और एक है आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। लिखिए, ये 4 वृहत प्रदेश निम्न हैं। ये 4 वृहत प्रदेश निम्न हैं। पहला, हिमालयी कृषि प्रदेश। दूसरा, शुष्क कृषि प्रदेश। तीसरा, उपार्द्र कृषि प्रदेश। और चौथा, आर्द्र कृषि प्रदेश। शुष्क में पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग आएंगे और प्रायद्वीपीय पठार का कुछ वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र आएगा। उपार्द्र में देखा जाएगा तो अधिकांश से उत्तरी और मध्य भारत के भाग आएंगे, उत्तरी गंगा का मैदानी प्रदेश और मध्य भारत तक के, और दक्षिण के जो भाग हैं, तटीय भाग हैं, वो सारे, और पूर्वी भाग आर्द्र प्रदेशों के अंतर्गत आएंगे। इसके जो मध्यम प्रदेश हैं 21 उपभाग, और उनके और छोटे जो लघु प्रदेश हैं 60 उपभाग, उनको अलग अलग से हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर का यदि प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर संभावना ऐसी है कि कृषि प्रादेशिकरण की जो तकनीकें हैं वो क्या क्या अपनाई गई थी, कौन कौन सी अप्रोच थी, उन्हीं पर ही जाकर ज़्यादातर उसको प्रश्न करना चाहिए। या ऐसा पूछ ले कि यूरोप का किसने किया, एशिया का किसने प्रादेशिकरण किया, अफ्रीका का किसने किया, उत्तरी अमेरिका का किसने किया। ज़्यादातर इस तरीके के तथ्य परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। किसी देश विशेष के यदि कृषि प्रदेश आपको पूछे जाते हैं तो उसमें एग्जामिनर की पहली प्रायोरिटी में यूएसए रहता है, तो यूएसए के कृषि प्रदेश वो जरूर पूछता है। और उसमें भी 2-3 पेटियों को विशेष रूप से ध्यान रख लेना, एक मक्का पेटी, एक कपास पेटी, एक शीतकालीन गेहूं और एक बसंतकालीन गेहूं की पेटी। एग्जामिनर अधिकांश जो परीक्षाएं हुई है उनमें उन्हीं तक रहा है, क्योंकि उनमें आपको स्पष्ट सीमांकन भी मिलता है, बड़े कृषि प्रदेश हैं, विभाजन करना भी आसान रहता है, इसलिए ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आपको किया जाता है। तो जो एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन की बात थी, कृषि प्रादेशिकरण की तकनीकें, इसकी उपागम और विश्व के कुछ देशों के कृषि प्रदेश, ये यहाँ तक हमने इस टॉपिक के अंतर्गत की। आपको अलग ऐसे नहीं दिखाया गया था कि विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के कृषि प्रदेश, ऐसे हमारे सामने नहीं था, लेकिन कृषि प्रादेशिकरण नाम से हमारे सामने बात थी। तो विश्व की कृषि प्रणालियां और प्रादेशिकरण के स्वरूप के संदर्भ में ही हमने ये बात की है। तो ये कृषि प्रादेशिकरण की अपनी बातें कंप्लीट हुई, और इसके बाद में एक वॉन थिनेन का मॉडल है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे।